स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कक्षा 12 की फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशन। ठीक ना, महत्वपूर्ण हेडिंग आपको कौन कौन सी याद रखनी है। तो इसमें आपको जानना है और याद रखना है सबसे अच्छे तरीके से कि अवतल दर्पण, ठीक ना, अवतल दर्पण हो या लेंस हो, ठीक ना, उसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। बस एक याद रखिए, तो दूसरा इसका अपोजिट होता है, यानी उत्तल की क्या होगी, प्लस होगी। ठीक ना। दर्पण के लिए आवर्धन का फार्मूला होता है -v/u I/o। वहीं लेंस के लिए होता है v/u प्लस होता है। ठीक ना, ध्यान रखना है कि दर्पण के आवर्धन में माइनस होता है, लेंस के आवर्धन में प्लस होता है। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, दो उपयोग आप याद रखेंगे। अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद अपवर्तन का नियम और स्नेल का नियम जो है sin i/sin r बराबर 1/2। ठीक ना, यहाँ पर लिखे हैं sin i/sin r बराबर 1/2। इसमें क्या रिलेशन होता है, n2/n1, या ये बराबर होता है v1/v2 के, या λ1/λ2, n बराबर c/v। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्रांति कोण और पूर्व आंतरिक परावर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ऑप्टिक्स, ये फिजिक्स का पार्ट 2 हम बना रहे हैं। पार्ट 2 में, इस वीडियो में हम पार्ट 2 से के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सब आपको बताएंगे। धैर्य बनाए रहिए। क्रांति कोण और अपवर्तनांक में रिलेशन होता है n बराबर 1/sin c। ठीक है। लेंस के लिए आवर्धन, तो लेंस के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर v/u, ऊपर भी हम बताएं, यहाँ भी बता दिए। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक ना, इसे देखिए, यहाँ से जो है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, 1/a बराबर n-1, 1/r1 - 1/r2। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का, लेकिन इसे आप याद रखिएगा। इस पर प्रश्न भी आते हैं न्यूमेरिकल। इसके बाद लेंस में इंपॉर्टेंट क्या है कि संपर्क में रखे लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, जो फार्मूला होता है ना कि 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, तो उसका डेरिवेशन। ठीक है, और सवाल तो हम कराएंगे, सवाल बहुत आसान होते हैं सब उस पर। इसके बाद है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक ना, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है sin a + Δm/2 sin a/2। बहुत, अगर 1-2 नंबर में न्यूमेरिकल आता है तो इस पर आ जाता है कि Δm बराबर 2i - a। विचलन कोण और आपतन कोण और प्रिज्म कोण में क्या रिलेशन होता है। इसके बाद हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। आप जो है ऑनसॉल्व पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर का उठा करके देखें तो ये आपको मिल जाएगा, आया हुआ प्रश्न है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विवर्तन में यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग के द्विस्लिट प्रयोग से जो है कि दीप्त और अद्युत फ्रिंज की दूरी निकालना है, जिसमें परिणामी तीव्रता I बराबर I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi होता है। मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का जो अनुपात होता है A1 + A2 बटा में A1 - A2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद एकल झिरी द्वारा विवर्तन प्रतिरूप की ज्यामितीय व्यवस्था, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विवर्तन में यही बहुत इम्पोर्टेंट है, एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से चौड़ाई निकालना रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए इसके बाद जो है आपका है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो उतना नहीं मायने रखता है, इसमें कार्यफलन का जो फार्मूला होता है W बराबर h न्यू, उसे याद रखना है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण,
हाफ एम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इसकी स्थापना ये बहुत बार पूछता है। न्यूमेरिकल जो आते हैं वो ई बराबर डब्ल्यू प्लस के उस पर आते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन महत्वपूर्ण है। बार बार पूछता है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए, आता है। इसके बाद आ जाएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसमें देखिए ये तो हम लिख दिए हैं, ये बहुत छोटी छोटी हेडिंग है तो इन्हें भी आप याद रखिए। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कैसे किया था, फिर रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया, और उसके बाद बोहर अपने परमाणु मॉडल में क्या दिए, ठीक ना। तो ये 3 मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जिस कक्षा की भी ऊर्जा पूछे उसको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ, जैसे लाइमन श्रेणी, बामा श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी। 5 श्रेणियाँ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक ना। उस पर जिसमें ये फार्मूला 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन जो है n2 बराबर 2 से n1 बराबर 1 में, यानी 2 से अगर 1 में संक्रमण करता है तो लाइमन श्रेणी मिलती है। फिर इसके बाद जो है कि अगर 2 में संक्रमण करेगा तो बामर श्रेणी, 3 में आएगा तो पास्टन श्रेणी, ऐसे तो 5 श्रेणियों को जो है याद रखना है। रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या किससे व्यक्त की जाती है, तो r बराबर r0 a की पावर 1/3। अभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व तो उसकी द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ से त्रिज्या r मान करके आयतन निकाल लेते हैं और फिर उसका द्रव्यमान m मान करके घनत्व निकाल लेते हैं द्रव्यमान बटे आयतन से। तो नाभिक की त्रिज्या, ये छोटा सा डेरिवेशन है, इसमें से एक आध 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आपका परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक जो होता है वह परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या ये जो होती है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। इसमें नाभिक में सबसे महत्वपूर्ण यही है। और उसके बाद जो है कहता है कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण कीजिए। तो आपको समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक ये याद रखने हैं कि जिसकी द्रव्यमान संख्या बराबर हो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। फिर जिसका भार बराबर हो उसे संभारिक कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसके बाद ये इसमें बहुत जो है महत्वपूर्ण हेडिंग है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1 AMU। तो 1 AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे निकलती है इसका डेरिवेशन जो है आपको सीरीज में नोट्स में मिल जाएगा, उसे आप ध्यान से तैयार कर लीजिए। इसके बाद युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश नाभिकीय ऊर्जा वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश क्या होता है, और इसके बाद बंधन ऊर्जा और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, इसे भी याद रखिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये 2 चीज़ें। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में इक्वेशन समीकरण आता है और बस एक आध नंबर में पूछता है कि इसमें से बताइए कौन नाभिकीय विखंडन की क्रिया दर्शा रहा है या कौन नाभिकीय संलयन की क्रिया को दर्शा रहा है। अब इसके बाद आइए पीएन संधि डायोड अर्धचालक में। तो पहले आपको इसमें याद रखना है कि पीएन संधि कैसे बनती है, ठीक है, पीएन संधि कैसे बनती है। उसके बाद पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक, यानी कि पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक कैसे काम करती है। तो अग्रदिशिक याद रखना है, पश्चदिशिक उतना नहीं मायने रखता है, पश्चदिशिक से नहीं उतना सवाल आता है। अग्रदिशिक कब होती है ये, और अग्रदिशिक का प्रयोग जो है हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये दोनों हेडिंग है तो एकदम इम्पोर्टेंट है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में तथा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो ये आपके पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है और सिलेबस भी जो है कि हर साल कम ही हो रहा है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो पार्ट 2 से जो है ये थे आपके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, हेडिंग, डेरिवेशन, इन्हें आप कंप्लीटली जो है तैयार कर लीजिए। जितनी चीज़ें हम आपको बताएं एक एक चीज़ आप जो है डेली दो हेडिंग, 3 हेडिंग, 4 हेडिंग आप डेली तैयार करिए ताकि जो है एग्ज़ाम के समय तक आपको पूरा एकदम कंप्लीट रहे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपको लेकर के आएंगे पार्ट 1 के लिए कि पार्ट 1 में आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। तब तक के लिए गुड बाय। आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ इसका नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ये दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद। हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, जो कि पार्ट 1 जो आपका विद्युत और चुंबक से आधारित रहता है। इसमें हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और डेरिवेशन, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो लगातार हर वर्ष आते हैं। तो आपको कौन कौन से डेरिवेशन तैयार करने हैं, तो इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक, ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होता है, ई बराबर F/Q होता है ना, और उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R⁴, P/R⁴। इसके बाद गॉस थ्योरम कि फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है आपका डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। ठीक है, इसके बाद संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और समांतर संयोजन में होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके बाद अनुगमन वेग और धारा में संबंध I बराबर NA/VDE, ये वाला डेरिवेशन हमको याद रखना है। और 1 नंबर में भी यहाँ से सवाल आता है I बराबर NA/VDE से। किरचॉफ का जो वोल्टता नियम है, जिसे बंद पास का नियम भी कहते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल की दृष्टि से तो ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप एकदम याद रखेंगे, किरचॉफ का नियम। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु P/Q बराबर R/S जो आता है फार्मूला, वही आप याद रखेंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम से वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0I/2R होता है ना, ये वाला। और बायो-सेवर्ट का नियम भी जानना है कि B बराबर होता है μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन θ/R²। ठीक ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जितना भी हम बता रहे हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके जो है लगभग 99% आने के चांस हैं, इसमें से ज़रूर आएंगे, आपके ज़रूर फंसेंगे इतने डेरिवेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो ये आपको याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, और चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। तो चुंबकीय क्षेत्र का भी हो जाता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कम्युनिटी में हम डाले हैं, अब बताइएगा।
इसके बाद धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण और धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है, ये पूरा थियरी और उसका फार्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण जो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, जो ये फार्मूला है ना कि टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, इस फार्मूले का डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, अभी हम न्यूमेरिकल और सवाल आपको करवाएंगे और वीडियो हम आपको देंगे। इसके बाद चुंबकत्व में, तो चुंबकत्व में चुंबकीय पदार्थ जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, ये डेफिनेशन याद रखेंगे और इनके 2-3 उदाहरण यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का क्या नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक ना। इसके बाद स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। स्व प्रेरण गुणांक क्या कहलाता है, यल, और अन्योन्य प्रेरण यम। तो इन्हें भी आपको याद रखना है, यहाँ से परिभाषा भी आता है और सवाल भी आता है। इसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, IRMS। IRMS क्या होता है, तो देखिए यहाँ हम निकाले हैं IRMS का मान क्या होता है, I0/2। तो इसका डेरिवेशन भी आपको याद रखना है, वर्ग माध्य मूल मान और माध्य मान, औसत मान भी याद रखना है। औसत मान होता है 2/π I0, I0 का होता है 2/π, ठीक ना। इसके बाद LC परिपथ में अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति आपको याद रखना है, यह बराबर 1/2π √LC। इसके बाद LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर कड़ी में R² प्लस कोष्टक में XL - XC का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसके बाद LCR परिपथ, LCR परिपथ, LCR परिपथ तो ही गया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर के क्या क्या पार्ट होते हैं, और इसके बाद ऊंचाई ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, और इसमें वोल्टेज कभी कभी पूछता है कि कौन से कुंडली का वोल्टेज अधिक होगा और किसका कम होगा, ठीक है। इसके बाद विद्युत का आपका लास्ट चैप्टर आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के आप 2 उपयोग याद रखिए, ठीक ना, 2 उपयोग याद कर लीजिए, उसी में से जो है आपका फंस जाएगा। यहाँ पर देखिए हम कुछ लिखे हुए हैं कि गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, ये 7 तरंगे होती हैं। इनको हम लिखे हैं तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। इसका टिक होता है गाय अवीजू इन्फ्रा मारे, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा इसका। थैंक यू।